अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फ़ारूक शेख। फ़लस्तीन की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इस वक्त आपको पता है बहुत ही बुरे हालात हैं वहाँ पर। फाकों पर मजबूर फ़लस्तीनियों की जो अबतर हालत है, पूरी दुनिया को अब उसने मजबूर कर दिया है कि वो उठ खड़े हों और बोलें फ़लस्तीनियों के हक़ में, और इसराइल से जो वो बर्बरियत कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ वो रोकने का मुतालबा करें। मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस चीज़ के ऊपर अब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशन्स हों, ममालिक हों जो कि बार बार कॉल आउट करें इसराइल की बर्बरियत को, या फिर अब तो शोबे शख्सियात भी हैं बड़ी खुलकर इसके ऊपर बात कर रही हैं। लेकिन जी इसराइल है कि किसी तरह से वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि अब तो इसराइल ने पूरे फ़लस्तीन को कब्रिस्तान बनाने के बाद जो छोटा सा एक गज़ा की पट्टी बची थी, अब वहाँ पर भी बमबारी शुरू कर दी है, शदीद तरीन बमबारी और रेड शुरू कर दी हैं, और ख़ासकर हॉस्पिटल्स को और सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है इसराइल की जानिब से। अभी भी रिपोर्ट हो रहा है कि जो ताज़ा तरीन आज सुबह कार्रवाइयाँ की हैं उसमें 40 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं गज़ा में रहने वाले, उनको हलाक किया गया है। अल जज़ीरा ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो इसराइली आर्मी है उसने गज़ा का कंट्रोल संभालने के लिए जो ऑपरेशन था उसका पहले मरहले का आगाज़ कर दिया है। ये तो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है अल जज़ीरा की तरफ से, लेकिन दूसरी जानिब एक बयान जो कि इसराइली आर्मी के सरबराह से मंसूब किया जा रहा है, उसमें दावा किया जा रहा है कि वो हुकूमत को इस बात के ऊपर इसरार कर रहे हैं, या हुकूमत को इस बात का कह रहे हैं कि जो गज़ा में जंगबंदी के लिए या फ़लस्तीन के साथ जंगबंदी के लिए डील है उसको इख्तियार कर लेना चाहिए, उसके ऊपर मामला आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो हमास के पास इसराइल के अगर हॉस्टेजेस हैं और गज़ा में हैं तो उनको नुकसान पहुंच सकता है अगर गज़ा के ऊपर पेशकदमी की। बट ये सारी चीज़ें अभी बहुत मुबहिम हैं। दुनिया प्रेशर तो डाल रही है, लेकिन अमेरिका टस से मस नहीं हो रहा, वो इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है। गो के कल जो सदर ट्रंप ने एक बात कही है उससे कुछ इशारा मिलता है, इसके ऊपर भी हम तज्जिया तबसरा करेंगे कि सदर ट्रंप ने कहा है कि 2 से 3 हफ्तों में वो गज़ा की जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म होते देखते हैं। इससे क्या मुराद है, और अगर अमेरिका अपनी पोजीशन के ऊपर कायम रहता है तो क्या इसके बगैर बाकी ममालिक जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हैं और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर ना सिर्फ ये उठा रहे हैं बल्कि अब तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि कोई ना कोई इसके सिलसिले में अमली इक़दाम ले, तो क्या इन सारे इक़दामात से अमेरिका के बगैर गज़ा के इशू के ऊपर, फ़लस्तीन के इशू के ऊपर नस्ल कुशी को रोका जा सकता है या नहीं? अपने तज्जियाकारों से जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आपसे आगाज़ करते हैं। कितना अहम है इस वक्त जो दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, और क्या ये अमली तौर पर भी कोई असर कर सकती हैं या नहीं? जी शुक्रिया लीना। पहले तो मेरा ख्याल है वो जो बाकी आवाज़ें हैं उनकी वो शिद्दत नहीं है, उतनी ग्रेविटी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ईयू की मिसाल ले लें। ईयू की से ये उम्मीद की जा रही थी कि ईयू इसराइल पे सैंक्शंस लगाएगी, लेकिन ईयू ने ये फैसला नहीं किया। इंडिविजुअल कंट्रीज हैं वो इसराइल के कुछ मिनिस्टर्स पे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल सैंक्शंस ही लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया में जो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएन मेंबर स्टेट होने के तहत, इंसानियत के तहत आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जेनोसाइड प्रिवेंट करें, ना होने दें, लेकिन अगर हो रही है तो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी करें। अगर आप कंप्लिसिट ना हो उसमें, मेरा नहीं ख्याल बहुत से ममालिक जो रखते हैं वो कैपेबिलिटी, वो अथॉरिटी रखते हैं, वो उस तरह कर रहे हैं रिस्पॉन्ड जिस तरह उन्हें करना चाहिए। तो ये अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं एटलीस्ट इजरायली कुछ मिनिस्टर्स पे सैंक्शंस लगी हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। अब ज़्यादा जो रियासतें हैं वो जेनोसाइडल इंटेंट को रिकग्नाइज कर रही हैं कुछ हद तक, लेकिन जिस तरह रिस्पॉन्स आना चाहिए वो बाकी ममालिक से भी नहीं आ रहा। पहली बात तो ये। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, इमीडिएटली नहीं, लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है एक ओवरऑल नैरेटिव चेंज हो रहा है इसराइल के बारे में। इसराइल की जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बाय एंड लार्ज सपोर्ट होती थी वो कम हो रही है। लोगों से बहुत प्रेशर आ रहा है, एनजीओ से बहुत प्रेशर आ रहा है, बल्कि इसराइल का ही मेरा ख्याल है 31 प्रोमिनेंट इसराइलीज, उन्होंने एक खत भी लिखा कि हम जो चाहते हैं कि इसराइल पे सैंक्शंस लगे, जो हमारी हुकूमत कर रही है, हमारी फौज कर रही है, वो बर्बरियत है और हम बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते। खुद इजरायली कह रहे हैं कि सैंक्शंस लगनी चाहिए इसराइल पे। इन द लॉन्ग टर्म मेरा ख्याल है इसका कोई
नतीजा निकलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अमेरिका के बगैर मेरा नहीं ख्याल बाकी ममालिक इस हद तक प्रेशर डाल सकेंगे कि शॉर्ट टर्म में वो सीज फायर करवा सकें या इसराइल को रोक सकें। आई थिंक ये एविडेंट है। और अमेरिका की देखें, हम कितनी और कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं सदर ट्रंप की, हम बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान के साथ तो वो चलो अच्छा है उनका रवैया, वो भारत के साथ उनका रवैया बुरा है। लेकिन मेरा ख्याल है एलिफेंट इन द रूम है कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर हजारों फलस्तीनियों, मासूम फलस्तीनियों की जान ना जाती अगर अमेरिका सपोर्ट ना करता है इसराइल को। सिर्फ सपोर्ट नहीं, अब आप देखें जब से सदर ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं और उनकी इनॉग्रेशन के बाद फरवरी में उनका वन ऑफ हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स वो क्या था? वो ये था कि आईसीसी जो कि एक्शन ले रही है इसराइल के खिलाफ, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वहां पे अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो आईसीसी ने जो है जारी किए हैं। उसमें अमेरिका ने कहा कि वो सैंक्शंस लगाएंगे उन लोगों पे जो उस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा आईसीसी जो है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अमेरिका या उसके क्लोज एलाय इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले। और कुछ दिन पहले हमने देखा उन्होंने मजीद सैंक्शंस लगाई जो आईसीसी के जजेस हैं और प्रोसिक्यूटर्स हैं जो इन केसेस को परसू कर रहे हैं। तो अब खुद सोचें, जहां पे अकाउंटेबिलिटी कुछ हो भी रही है वहां अमेरिका उससे रोक रहा है। जो मुल्क भी बात करता है इसराइल के खिलाफ, अमेरिका उनको डांट देता है। और अमेरिका थ्रू आर्म्स सबसे ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट किस तरह इस जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है, ये मतलब इसकी जितनी भी मजम्मत हो वो कम है। तो हम बाकी कॉन्टेक्स्ट में जब अमेरिका की बात करते हैं उसको सराहते हैं, मेरा ख्याल है इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि इसराइल तो ऑफ कोर्स मेजर एग्रेसर है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अमेरिका के बगैर वो ये नहीं कर सकता। तो आपके सवाल के जवाब में लॉन्ग टर्म में हाँ, लेकिन मीडियम टर्म में भी शायद, लेकिन शॉर्ट टर्म में अमेरिका जब तक इसराइल को सपोर्ट करता रहेगा, इसराइल ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो क्या इससे ये भी मतलब दिया जाए कि कल ओआईसी ने जो मुतालबा किया है कि यूएन से रुकनियत ख़त्म की जाए इसराइल की, एक तो अमेरिका के पास वीटो पावर है, क्या ये समझा जाए कुछ हो नहीं सकता उसका भी? दूसरा, अगर हाइपोथेटिकली भी बात करें, अगर हो जाती है मुअत्तल तो फ़र्क क्या पड़ेगा? अलीना देखें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहला कि फ़र्क क्या पड़ेगा, प्रैक्टिकली इसराइल को कौन रोक सकता है, इसका जवाब मुख्तलिफ है। और हर इदारे, हर रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जवाब मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है इन दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। जो आपके बस में है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो यूएन के इदारे हों, चाहे वो इंडिविजुअल स्टेट्स हों, चाहे वो ईयू की तरह आपकी रीजनल मैकेनिज्म्स हों, या चाहे आप एज एन इंडिविजुअल, एज एन एनजीओ, एज ए मीडिया हाउस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसको पूरा करना है। और मेरा ख्याल है इस वक्त आपके पास जो फैक्ट्स हैं, आपके पास जो कवानीन हैं, वो आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं कि इस वक्त कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। जो इजराइल कर रहा है वो बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी है, वो करना चाहिए। लेकिन ये दुरुस्त है, ये कंसर्न कि जब तक अमेरिका जो है वो इसराइल से अपनी सपोर्ट नहीं हटाता, मिलिटरीली खास तौर पे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तीनों तरह से, आप प्रैक्टिकल रिजल्ट्स इन द शॉर्ट टर्म नहीं देखेंगे मेरी नजर। बिल्कुल ठीक। सलीम साफ़ी साहब, आपका इसके ऊपर क्या तज्ज़िया है? ख़ासकर अभी हमने देखा कि हाल ही में जो इस्लामी ममालिक हैं, ख़ासकर सऊदी अरब, एक कंफर्टेबल पोजीशन एंजॉय करने शुरू हो गया अमेरिका के साथ। फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर। क्या इस पोजीशन में है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को कुछ इस मामले पर कायल कर सकें कि वो पूरी तरह नहीं तो कुछ अपनी सपोर्ट हल्की करे इसराइल के साथ? नहीं, मेरे ख्याल में ओआईसी को इतनी ज़्यादा अहमियत ना अमेरिका देता है, और इसराइल तो किसी भी बैनुल अक़वामी इदारे की सिफारिश को कोई अहमियत नहीं देता। और जो बात हो रही थी कि क्या यूरोप बुनियादी किरदार अदा कर सकता है या अमेरिका के बगैर वो इसराइल को जंगबंदी पे मजबूर कर सकता है या नहीं, हाँ, यूरोप शायद कर सकता है, अमेरिका जितना नहीं कर सकता। लेकिन अगर यूरोप करता तो वो भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से अमलन अगर आप देखें तो उनकी भी, जहाँ बहुत सारी आवाज़ें वहाँ से फ़लस्तीनियों के हक़ में उठ रही है, लेकिन वहाँ के करता धरता जो है वो भी अमेरिका की तरह इसराइल के साथ है। आप देखें कि सहाफ़ियों का जो कत्लेआम उधर पे जारी है, तो इतने सहाफ़ी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार,
वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान वॉर में नहीं मरे थे जितने कि इसराइल ने वहाँ पे मार दिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस पे यूरोप का क्या रिएक्शन है, बल्कि खुद उनके इदारों का क्या रिएक्शन है। आज एपी की रिपोर्टर ने अपना कार्ड कैंची से काट के ट्विटर पर लगा दिया है, रॉयटर की रॉयटर्स की। रिपोर्टर ने। और उन्होंने अपने इदारे से शिकवा किया है कि वो उनके साथियों का साथ नहीं दे रही है। इसी तरह बीबीसी जैसे इदारे के 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स ने ख़त लिख दिया। तो जो मीडिया के इदारे हैं वो मगरबी ममालिक के, वो भी सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इसराइल उनको माफ़ नहीं कर रहा, और जो रिपोर्टर वहाँ पे हैं उनको निशाना बनाते हैं। और उनके लिए एक ख़ास हिकमत अमली की जो रिपोर्टर सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो या मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हो तो उनको स्पेसिफिकली निशाना बनाता है। लेकिन यूरोप की तरफ से और यूरोप उनके अपने इदारों की तरफ से उन पे वो स्टैंड नहीं लिया जाता। यकीनन अमेरिका तनहा जो कुछ कर सकता है, इसराइल को रोक सकता है, वो यूरोप उतनी ताकत नहीं रखता, लेकिन यूरोप का भी बहुत असर है। और ये मसलन यूरोप ने जब ये कह रहे हैं कि हम सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि सितंबर तक उनको फ्री हैंड दे रहे हैं कि आप मारते रहें? तो वो अब क्यों तस्लीम नहीं करते? तो हकीकत में यूरोप के जो लीडर हैं उनकी पॉलिसी अमेरिका जैसी तो नहीं है, लेकिन उसमें भी दोगलेपन का काफ़ी एक अंसर हमें नज़र आता है। भट्टी साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं कि अगर यूरोप चाहे तो अमेरिका के बगैर भी नस्लकुशी को रोक सकता है या नहीं? मैडम शेख, यूरोप चाहे भी अमेरिका के बगैर नस्लकुशी रोक सकता है कि नहीं? 400 किलोमीटर का जवाब नो, बड़ा जवाब नो, बिल्कुल भी नहीं। और मैडम शेख, किसी की क्या मजाल कि इसराइल की यूएनओ की रुकनीत मुअत्तल करे। और मैडम शेख, आसमान से बरसता बारूद कहाँ देखता है कि नीचे शिया है या सुन्नी है? आसमान से बरसता बारूद कहाँ देखता है कि नीचे साफ़ी है या लाशें उठाने वाले और ज़ख्मियों को ले जाने वाले डॉक्टर्स और नर्सें हैं? मैडम शेख, कब्रिस्तान बन गया है गज़ा, 40 किलोमीटर लंबी, कहीं 6 किलोमीटर और कहीं 12 किलोमीटर चौड़ी गज़ा की पट्टी। इतने मुख्तसर इलाके में किसी भी जंग में, जंग अज़ीम हो, 1 हो, 2 हो या किसी भी जंग में, इतने मुख्तसर इलाके में इतना बारूद कभी भी नहीं बरसाया गया। लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, माजूर हो चुके हैं, लाखों खुले आसमान तले पड़े हैं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खुराक नहीं, ज़ख्मियों और बीमारों के लिए दवा नहीं। मैडम शेख, अब तो गज़ा, अभी कल ही आप भी बात कर रही थी, अब तो गज़ा बाकायदा कहत ज़दा इलाका डिक्लेयर हो चुका है। और 40% ये ज़हनों में रहे कि 40% ज़मीन यहूदी आबादकार मतलब इसराइल गस्ब कर चुका है, 40% ज़मीन। और मैडम शेख, मीलों, जो दुख और तकलीफ़ की बात है इस महज़ब दुनिया के सामने, कि मीलों सफ़र करके खाली बर्तन हाथ में लिए लागर बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन 2-4 इमदादी कैंपों की लाइन में लगते हैं, कभी शाम को खाली हाथ लौट जाते हैं और कभी लाशें उठाकर वापस जाते हैं। और लाशें क्यों उठाकर वापस जाते हैं? क्योंकि इसराइली फ़ौजी आपस में शर्तें लगाकर निशानाबाजी करते हैं कि फ़लाँ औरत के सर पर गोली मारोगे तो इतनी शर्त जीत जाओगे, और फ़लाँ मर्द के ऐन सीने में गोली मारोगे तो मेरे हाथ पर बंदी ये घड़ी तुम्हारी। और फिर कभी वो घड़ी हार जाता है और कभी वो घड़ी जीत जाता है। और ये सब कुछ कब कहाँ हो रहा है मैडम शेख? किसके सामने हो रहा है? मुहज़्ज़ब दुनिया के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, 2.25 अरब मुसलमानों के सामने, 55-56 मुसलमान मुल्कों के सामने और OIC के सामने। मैडम शेख, अब दिल कर रहा है कि बड़ा दिल कर रहा है कि इन सारों को कहूँ, इस दुनिया को कहूँ कि अगर आप कुछ अमली तौर पर नहीं कर सकते तो ये मजबूर हमदर्दियाँ ना दिखाओ, ये डरी डरी मुज़म्मतें ना करो। हाँ, होने दो गज़ा को, गज़ा वालों को आखिरी कत्ल भी हो लेने दो, इसराइल को आखिरी गोली भी चला लेने दो। तुम मस्त रहो अपनी मस्तियों में, तुम बचा कर रखो अपना इक़्तिदार, तुम खुश रखो अमेरिका को। और मैडम शेख, जो आपका सवाल है, आखिरी 2-4 जुमले, जो आपका सवाल है कि क्या
अमेरिका या बाबा जी ट्रंप के बगैर कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। इस वक्त अमेरिका ही है, इस वक्त बाबा जी ट्रंप साहब ही हैं जो ये नस्ल कुशी, ये जुल्म, ये बर्बरियत रुकवा सकते हैं। और ये भी ज़हनों में रहे कि यूएनओ में 5 दफ़ा वीटो कर चुके हैं बाबा जी ट्रंप साहब और उनका अमेरिका। अब उन्होंने कहा 3 हफ्तों बाद जंग बंद हो जाएगी। क्या गारंटी है कि 3 हफ्तों के बाद जंग बंदी हो जाएगी? क्या बाकी रह जाएगा 3 हफ्तों के बाद? किन शराइत पर होगी जंग बंदी बंद? और जंग बंदी कबूल भी होगी या जंग बंदी किस साल में होगी, या जंग बंदी इसराइल की मर्ज़ी के मुताबिक होगी, या जंग बंदी के बाद गज़ा और फ़लस्तीन दोनों की फ़लस्तीनी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, गज़ा ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल किसी और के पास चला जाएगा? कौन सा मुआहदा होगा, क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन मैडम शेख, इस महज़्ज़ब दुनिया के सामने पहली दफ़ा पता चला है कि कोई हैसियत नहीं है मुसलमानों की, और कोई हैसियत नहीं है कमज़ोरों की, कोई हैसियत नहीं है भूखे नंगों की। ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अच्छा भट्टी साहब, उस वक्त मैं आपका फ़्लो नहीं ख़राब करना चाह रही थी। आपने अपनी बात का आगाज़ किया कि आसमान से बरसता बारूद कहाँ देखते हैं नीचे कौन है। लेकिन सर, वो तो बारूद ताक के उन चीज़ों, उन टारगेट्स के ऊपर मारे हैं जहाँ पर रेफ्यूजी कैंप्स हैं, जहाँ पर सहाफ़ी हैं, जहाँ पर हस्पताल हैं। अब तो अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा, हालांकि वॉर का तो उसूल होता है कि भाई सेफ हेवन्स होती हैं कुछ, उनको आप टच नहीं कर सकते, बट इसराइल ने तो कुछ नहीं खातिर में रखा। बट आपकी जो दूसरी बात है उसको हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या कर सकते हैं ये जो ममालिक हैं बाकी। फ़खर दुरानी साहब, क्या समझते हैं अगर अमेरिका पुष्पराही कर रहा है, इसराइल जो कर रहा है, अमेरिका पुष्पराही इसराइल की और पीछे नहीं हट रहा अपने स्टांस से, तो फिर ऐसे क्या अमली इकदाम हैं मजीद जो कर सकती है बाकी दुनिया और वो नहीं कर रही? शुक्रिया लीना। पहली बात तो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है जंग बंदी, अमेरिका जंग बंदी करा देगा। देखें, जंग होती है दो ऐसे फ्रीकैन के दरमियान जो मुकाबले के हों या थोड़ा बहुत उनमें कमी बेशी हो। यहाँ पे तो नस्ल कुशी हो रही है, एक मज़लूम निहत्ते लोगों की, वो जो एक भूख और इफलास से तंग कहत ज़दा लोग जो कि कुछ मदद और इमदाद के लिए होते हैं और उनको मारा जा रहा है। तो ये जंग बंदी नहीं है, ये नस्ल कुशी बंद कराने की ही कोई दुनिया को जो है वो करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कौन करा सकता है? देखें, इसमें 3 बड़े एलिमेंट्स हैं। पहला है, जिस तरह बाकी पैनलिस्ट ने भी डिस्कस किया है, यूरोप है, दूसरा मुस्लिम जो एक ब्लॉक है, और तीसरा अमेरिका है। अगर इन तीनों का देखा जाए तो तीनों की जो है वो संजीदगी है ही नहीं ये नस्ल कुशी और उसको ख़त्म कराने के हवाले से। देखें, संजीदगी बयानात से नहीं होती, ना ही आप जो है वो कभी इखलाकी दबाव से, कोई गासिब से जो है वो इस तरह का जो जुल्म बंद करा सकते हैं, जब तक कि इसके ऊपर आप प्रैक्टिकली कोई इक़दामात नहीं उठाएंगे। प्रैक्टिकली कैसे इक़दामात उठाए जा सकते हैं? यूरोप की तरफ से ऐलानात किए जाते हैं, अफसोस का इजहार भी किया जाता है, मजम्मत भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद क्या इसराइल ने नस्ल कुशी ख़त्म की है? नहीं की। दूसरा जो मुस्लिम उम्मा के हवाले से है, अगर उसका देखा जाए, आप करारदादों पे करारदादें लाते रहें, लेकिन मुस्लिम उम्मा में ऐसा इनके पास हथियार है, तेल के हवाले से देखा जाए या ओवरऑल आप देख लें, जो मिडल ईस्ट के अंदर जो बड़े अमीर ममालिक हैं जिनका इन्फ्लुएंस है, अमेरिका में भी यूरोप में भी इन्फ्लुएंस है, वो अपने अगर ये संजीदगी के साथ एक तेल के हथियार के तौर के ऊपर भी कि जो मिडल ईस्टर्न जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो तेल की जो सप्लाई है वो बंद कर देंगे, तो उससे भी दबाव बढ़ सकता है। क्योंकि दुनिया के ऊपर अगर ये इस तरह का दबाव आएगा तो ऑब्वियसली दुनिया का दबाव अमेरिका पे पड़ेगा और अमेरिका फिर जाके ये कर सकता है। अदरवाइज़ जब तक अमेरिका के ऊपर दबाव नहीं आएगा, अमेरिका किसी तौर के ऊपर भी ये जंग बंदी के लिए इसराइल को मजबूर नहीं करेगा और ना ही इसराइल के ऊपर दबाव। तो तीसरा जो इसमें एलिमेंट है अमेरिका है। अब देखें, इस टाइम जो इसराइल की सूरत हाल है वहाँ पे भी सवालात उठाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी इसराइली मुआशरा इस टाइम तकसीम है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये नेतन्याहू जो है ये जंग नहीं बल्कि अपने जो सियासी जो इक़्तिदार है उसको दवाम देने के लिए ये इन्होंने एक मुस्तकिल जो है वहाँ पे नस्ल कुशी शुरू की हुई है। और कुछ लोग जो है ये समझते हैं कि इसके साथ साथ ये भी कि शायद ये अपनी करप्शन बचाने के लिए ये इस तरह का इन्होंने वो किया है। दूसरी बात कि सदर ट्रंप ये तो कह देते हैं कि 2 से 3 हफ्तों में जंग बंदी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि उनको पता है अमेरिका को कि कब और क्या इसराइल करने वाला है। तो जब तक अमेरिका उसके ऊपर संजीदगी से दबाव नहीं आएगा, वो किसी तौर पे भी इसराइल के ऊपर ना तो वो दबाव डालेगा और ना ही जंग बंदी के लिए मजबूर करेगा। बाकी जो इकनॉमिक सैंक्शंस हैं
या इस हवाले से जितनी भी टैक्टिक्स हैं किसी ने भी इस्तेमाल नहीं की। ना यूरोप ने बयानात दिए हैं, लेकिन आप देखें असलहा के हवाले से हो कोई सेंक्शन नहीं है, इकनॉमिक सेंक्शंस नहीं है, डिप्लोमेटिक सेंक्शंस नहीं है, यूरोप की तरफ से मुसलमानों की तरफ से भी कुछ नहीं किया गया। और अमेरिका तो वैसे ही कोई भी इसराइल के ख़िलाफ़ करारदाद आती है तो उसको वीटो कर देता है। तो ये दो एलिमेंट्स हैं, अमेरिका के ऊपर दबाव पूरी दुनिया मिल के डाले तो अमेरिका तभी जाके वो इसराइल के ऊपर दबाव डाल के ये नस्ल कुशी को रुकवा सकता है, अदरवाइज़ उसके अलावा कोई चारा नहीं। और दूसरा ये है कि इसराइल के अंदर से जो है ये उनकी बाकी जो सियासी और ख़ास तौर पे जो लिबरल और उसके हवाले से जिस तरह मीडिया उनका रिपोर्ट करता है कि वो आप ये समझते हैं कि ये जंग नहीं है बल्कि ये अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए नेतन्याहू कर रहा है, वो खुद उठ खड़े हों तो तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ हमने देखा है ये मुज़म्मतों और करारदादों से कुछ नहीं होने वाला। रीमा ज़रा हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डालिएगा। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि मुस्लिम ब्लॉक या फिर यूरोपीय यूनियन चाहे तो कुछ कर सकती है लेकिन नहीं कर रहे, सैंक्शंस या कोई अमली इक़दाम। क्या अमेरिका का डर या कोई और वजह, आपकी दानिश में क्या वजह हो सकती है? जी लिया, बहुत सी वजूहात हैं। अगर आप कुछ छोटे मुस्लिम ममालिक की बात करें, मेरा ख्याल है वो अमेरिका से नज़दीक होना चाहते हैं। शायद उनकी कोई पर्सनल हमदर्दी ना हो इजराइल के लिए, लेकिन इसलिए वही बात है, चिकन एंड एग वाली आर्गुमेंट हो जाती है कि वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं अमेरिका के लिए, तो वो अमेरिका पे कैसे दबाव डालें कि वो इजराइल को ना सपोर्ट करे, राइट? तो मतलब इन द एंड जिसने कुछ करना है वो अमेरिका नहीं करना है। यूरोप का मुख्तलिफ है। यूरोप का एक माजी है, उसमें जो जूइश लोगों के साथ जो किया गया, जो उनके साथ जेनोसाइड हुई, उस पर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटीज हैं। इजराइल को उसी तरह उस पर्सपेक्टिव से ही अभी भी देखा जाता है बहुत से ममालिक में, बहुत से लोगों में। तो ये सोचना भी कि इजराइल जो बना ही इसलिए था, जेनोसाइड के खिलाफ बना था, वो अब खुद परपेट्रेट कर सकता है जेनोसाइड, वो मुश्किल है लोगों के लिए मानना। मेरा ख्याल है अगर आप हिस्ट्री को देखें तो एक इस तरह एक नर्म रवैया रखते हैं, यूरोप में रखा जाता है। और एक क्या मजहबी तौर पर भी गिल्ट भी है, मजहबी तौर पे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक गिल्ट भी है कि पहले यूरोप में ही जो किया गया जूइश लोगों के साथ, अब उसकी अब भी जो है ना, आपको यू हैव टू मेक अप फॉर इट, कॉम्पनसेट करना है, इस तरह का भी एक सोच पाई जाती है। तीसरा ऑफ कोर्स एक सिमिलैरिटी नजर आती है इजराइल के साथ, इजरायली लोगों के साथ यूरोप में, और फलस्तीनियों को अदराइज किया जाता है कि हम जैसे नहीं हैं। शायद इसमें मजहब का भी ताल्लुक है, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि बहुत से और ममालिक हैं जो मुस्लिम ममालिक नहीं है, मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। खासतौर पे आप साउथ अफ्रीका देख लें, आप लैटिन अमेरिका के बहुत से ममालिक देख लें जो शुरू से फलस्तीन को सपोर्ट करते आए हैं इजराइल के खिलाफ। तो मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ एक हम मजहबी लेंस से इसको देख सकते हैं, बट यूरोप में ये सब चीजें भी हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस बार जो 2 साल से इजराइल गजा में कर रही है, फलस्तीन में कर रहा है, उसके बाद बहुत ज्यादा चेंज आया है पब्लिक परसेप्शन में। इसलिए मैं कह रही थी मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे ऐसा लगता है कि जो वो माजी के अलायंसेस हैं वो तब्दील होंगे। जिस लेंस से इजराइल फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता था यूरोप में भी वो तब्दील होगा, लेकिन ये इमीडिएट फ्यूचर में शायद ना हो। अच्छा, हम जब बार बार बात करते हैं, अभी भट्टी साहब ने भी इस चीज़ को उठाया, हम कहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है कि हमें तो फौरी एक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडियम या लॉन्ग टर्म में बचेगा क्या? जब बचेगा ही कुछ नहीं तो फिर हम देखेंगे क्या? तो जल्द क्विक आंसर, एक तो ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है आज की, पहले मतलब जिन लोगों की जान गई है उसका तो आप क्या कर सकते हैं, हर रोज दर्जनों सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, इनोसेंट लोगों की। आप फैमिन की बात आज हो रही है, ये मजीद चीजें बदतरीन होती चली जाएंगी। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, अगर मैं रियलिस्टिक हूं तो मुझे नहीं लगता कि जो चेंज इन परसेप्शन है ये कल सीज फायर की तरफ हमें लेके जाएगा। सो ये मेरी असेसमेंट है कि मैं चेंज देख रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो इस कदर स्ट्रांग नहीं है, या उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हमें आजकल में नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो कैसे इम्पोर्टेंट? जी, क्योंकि अलीना ये इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई फ्यूचर भी है, इजराइल का कोई फ्यूचर भी है। 10 साल बाद, 15 साल बाद ये जो हम देख रहे हैं, शायद इजराइल को जिस तरह की सपोर्ट मिलती है उसमें कमी आएगी, और शायद हम कोई अकाउंटेबिलिटी भी देखें। जो बर्बरियत, जो बिल्कुल सही बात है, नस्ल कुशी इजराइल ने की है उसके लिए, लेकिन वो अब नहीं होगा।
फ्यूचर में होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो सपोर्ट काउंटर आर्गुमेंट ये था ना कि फिर उसका फायदा क्या, अगर फलस्तीन खत्म हो गया और फलस्तीनी खत्म हो गए तो फिर उसका फायदा क्या, उसे हासिल क्या हुआ? अलीना, एक तो अकाउंटेबिलिटी, दूसरा आप किस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट को देखते हो वो अहमियत रखता है मेरी नजर में। उसके बारे में किस तरह लिखा जाता है, उसका किस तरह समझा जाता है। इजराइल एक बिल्कुल ऐसी रियासत बन जाए जिससे कोई कुछ लेना देना ना चाहे, ये एक अपनी हद तक अहमियत रखता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये उतनी अहमियत नहीं रखता जितना इमीडिएट सीज फायर की जरूरत है और प्रिवेंशन की जरूरत है। यहाँ तक हम आए क्यों? सबको नजर आ रहा था 2 साल से क्या हो रहा है, हम यहाँ तक आए क्यों? इसलिए मैं इसको जोड़ना नहीं चाहती। मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो कंपैरेटिव है या एक तरह से एक जैसी हो जाएंगी चीजें अगर फ्यूचर में भी कोई कंडेमनेशन आई या इजराइल की परसेप्शन बदले। वो अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा अहमियत यही रखती है कि फौरी तौर पर हल हो, मजीद लोगों की जान जाने से रोके। ठीक है, इमीडिएटली। जी भट्टी साहब का क्योंकि पॉइंट तक कुछ कहना चाहेंगे भट्टी साहब, या आई थिंक एक्सप्लेन हो गया? मैडम शेख, बस एक ही जुमला है कि बाबा जी ट्रंप साहब या अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कि 3 हफ्तों के बाद भी होगा। और जो प्लान बन रहा है, जो सुना जा रहा है अब्राहम अकॉर्ड, या जो बाबा जी ट्रंप साहब या अमेरिका के इंतज़ामिया कह रही है, उसमें तो मुझे लगता है कि फ़लस्तीनियों और गज़ा वालों के लिए कुछ भी नहीं है अगर 3 हफ्तों के बाद जंग बंदी हो भी जाती है तो। ठीक है जी, अभी इसके ऊपर देखते हैं आगे क्या मामला इस तरह की। आज अल जज़ीरा भी रिपोर्ट्स दे रहा है और फिर ऑब्वियसली मीडिया में बातें आ रही हैं कि ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया गज़ा के ख़िलाफ़, तो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक। पर बहरहाल जी इस वक्त दुआएं ही हैं शायद जो सिर्फ काम कर सकती हैं फ़लस्तीनियों के लिए। एक छोटी सी ब्रेक, फिर मज़ीद सवालात के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आप लोगों ने सवालात भेजे हैं, तजियाकारों के सामने रखते हैं, उनसे जवाब जानते हैं। भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, आज जी खान साहब से बड़े अरसे बाद वकला की भी, पार्टी के चेयरमैन की भी, सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी और बहनों की सबकी मुलाकात हुई है और इससे खबर निकल के आई है। आपको पता है फैसला होना था ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक हिस्सा लेना है नहीं लेना। वैसे तो मुख्तलिफ इससे मुतालिक कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन भट्टी साहब ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने पैगाम भिजवाया है कि स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़े दे दें। आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त फैसला है? इससे तहरीक इंसाफ को क्या हासिल होगा, पहले तो ये बताएं, फिर आपसे बाकी चीज़ें भी पूछते हैं। मैडम शेख, आप ठीक कह रही हैं कि 4 महीनों के बाद अलीमा खान की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और बड़े अरसे के बाद अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, तीनों बहनों की मुलाकात हुई इमरान खान से। और बड़े अरसे के बाद इन तीनों बहनों के साथ बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली ज़फ़र, नईम पंचोता भी मिले इमरान खान को। और बड़े अरसे के बाद 5 घंटे गुजारे इन सारों ने इमरान खान के साथ और हर टॉपिक पे तकरीबन बात की। और अलीमा खान कह रही थी कि इमरान खान अशाश बशाश थे, सेहतमंद थे, अलबत्ता बुशरा बीबी के हवाले से वो परेशान थे कि उनको जो वो बारिश का पानी रिसने की वजह से करंट जो लगा या उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो इस हवाले से वो परेशान थे। और भांजों का भी पूछा, यानी इसका मतलब है उनको कोई एक आध अखबार या कोई टीवी या कोई इस तरह की उनके पास खबरें थीं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है मैडम शेख, तो बिलाशुबा 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन जो मैंने तहकीक की या पता किया उसमें यही पता चला है कि एक तो सलमान अकरम राजा साहब का एज़ यूजुअल जो हस्बे तवक्को थी और जो तवक्को थी कि वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। ठीक है। और सलमान अकरम राजा साहब, और सुना है कि अलीमा खान साहबा और उधर कुछ इस तरह की डिस्कशन भी हुई है कि आपने कहाँ तक बात करनी और किसने कहाँ तक बात करनी और किसने क्या किसी को पब्लिकली या मीडिया के सामने निगेट करना है या नहीं करना। अच्छा। लेकिन ये अभी कोई ये अभी बता नहीं रहा। अलबत्ता एक जो मिल के आया है उसने कहा कि नाम ना बताने, उसने कहा कि इस पर डिस्कशन हुई कि आप क्यों इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, डिस्कशन हुई कि आप क्यों मीडिया के सामने वो चीज़ें लाते हैं जो आपको बैठ कर हल करनी चाहिए। और इमरान खान साहब का अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ तय ये हुआ है कि एक बार फिर आप सियासी कमेटी के सामने रखें सारा कुछ। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जो
वो जो ज़मानतों का प्रोसेस है, या जो अभी शिबली फराज या उमर अयूब का कोई डिसीजन ना करें, अभी थोड़ा सा वेट करें। और अगर हाँ, अगर उनका कोई लगता है कि उनका, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक नज़ीर सेट की है, मिसाल सेट की है कि पहले सरेंडर फिर दरख्वास्त ज़मानत, तो अगर इस तरह का कोई पेशावर हाई कोर्ट में भी होता है तो फिर महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर होंगे। अच्छा। और बाकी ये जो हाँ, और बाकी ये जो अभी तक यही कहा है, आप आगे जाकर क्या होता है ये कोई पता नहीं। लेकिन ये है कि ये बात है, ये कंफर्म नहीं हुई कि जो मेरी और आपकी पहले भी बात हो रही थी कि जैसे कि किसी को उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का कहा हो, या किसी से कहा हो कि इस्तीफ़े ले लें, या किसी को डांटा हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो ये पहली मरतबा बाहर आकर नहीं बता रहे, और जो बड़ी तल्ख बातें हुई हैं, बड़ी सीधी बातें हुई हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हुई हैं। यानी ये जो सारों ने अपने अपने, क्योंकि बड़ा अरसा गुजर गया था और उस अरसे के बाद सारे इकट्ठे थे, और वो जो सेनेट की टिकटों से लेकर यहाँ तक पिछले इhtजाज 5 अगस्त के इhtजाज से लेकर यहाँ तक, सज़ाओं से लेकर भांजों की गिरफ्तारी तक, और बाकी ये जो मीडिया के सामने बयानात हैं उस तक, सलमान अकबर राजा के इस्तीफ़े तक, और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत सारी हिदायत दी, हो सकता है एक आध दिन में मैं कुछ बता सकूं, लेकिन अभी तक अच्छा कि अब हमने बहुत कुछ आपके सामने नहीं कहना। मैंने कहा मुबारक हो। अच्छा भट्टी साहब, ये तो बता दें, ये जो स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे देने का मामला है, ये ऐसा कुछ बात हुई है कि नहीं हुई है? ये यहाँ तक सुना हुई है। अच्छा। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल पार्टी यानी सियासी कमेटी की मीटिंग में तय होगा, या सियासी कमेटी के जो फैसला करेगी उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब से मिला जाएगा, इस बारे में वो नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि लेकिन ये बात हुई है कि हमें कहाँ तक तो अब इस निज़ाम के साथ रहना है। सर माजरत वक्त ज़रा कम है, तो मैं इसलिए जल्दी से आपसे आखिरी सवाल कर लूँगी फिर। सर, ये जो खान साहब ने कोई हिदायत दी है ख़ास तौर पे सियासी कमेटी के लिए, वो ऐसी क्या बात है जो जाके खान साहब की सियासी कमेटी को बताएंगे, वो फिर फैसला उलट कर देंगे या दोबारा वही कर देंगे और फिर वो खान साहब के पास जाएगा? ये दरमियान में इतनी तजस्सुस क्यों? ये तजस्सुस इसलिए था मैडम शेख, कोई मिल नहीं पा रहा था। तजस्सुस इसलिए था कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, जो नहीं सर, अब तो सीधा सीधा हो गया ना, उनको पता है सियासी कमेटी ने क्या कहा है। सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, खान साहब नहीं जाना चाहते, तो उस वक्त फैसला क्यों नहीं हुआ? अब ऐसी क्या बात है जो वापस सियासी कमेटी के पास जाएगी? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा था कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs MPAs हैं, वो यानी इस सोच के अब हामी होते जा रहे हैं कि ज़्यादा अब लड़ाई या ज़्यादा तसादम उसकी तरफ से हट के दरमियानी कोई रास्ता लें। अच्छा। जो कि इमरान खान साहब को आज भी काफ़ी देर इस पे बात भी हुई कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सा धीमा एक कदम पीछे हट के आगे चलना चाहिए। तो इस पे काफ़ी देर बात हुई। तो खान साहब का आगे से इशारा क्या था, हाँ या ना? दिल ले जा निक्की जी ना करके, या दिल ले जा निक्की जी हाँ करके। तो इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब हैं। अच्छा, मतलब आपको नहीं अभी उन्होंने बताया कि क्या ये सीन है? मैंने इमरान खान साहब जाहिर है वही कह रहे थे कि आप खबरी चेंज कर ले भट्टी साहब, आधी बातें नहीं आपको बता रहे हो। अब देखें, अब ये मसला हो गया ना बड़ा। मेरा ख्याल है कि PTI वालों ये चेंज कर लेंगी, इनका पता भी कोई नहीं, इसलिए ठीक है, हम भी एनालिस्ट चेंज कर लेते हैं। भट्टी साहब को हम वक्त देते हैं, भट्टी साहब और खबरें हमारे लिए लेके आएंगे, कल फिर उनसे सवाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सलीम साफी साहब से सवाल करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर में साफी साहब ये रिपोर्ट हुआ कि भाव ताव फल खरीदते वक्त भाव ताव करने के ऊपर फल फरोशों ने 2 भाइयों को इतना मारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कत्ल कर दिया। सर, सवाल ये है, इस अदम बर्दाश्त का जिम्मेदार कौन है और आपकी नज़र में इसका हल क्या है? देखिए, इस अदम बर्दाश्त के हम सब जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार इसलिए, इसका आप देखें तो उस्ताद भी हैं, माँ बाप भी हैं, हमारे मजहबी कायदीन भी हैं, हमारी रियासत भी है कि रियासत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क में एक अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा हो गया। तो और उसके रोकथाम के लिए रियासत की तरफ से मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन ये अदम बर्दाश्त तो आपको इस वक्त नज़र आता है, और इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो मीडिया आ गया और सोशल मीडिया आ गया,
पहले तो हर कोई अपने अपने जजीरों में पड़ा हुआ था और उसको पता नहीं चल रहा था। अब मसलन वजीरिस्तान का बंदा भी देख रहा है कि इस्लामाबाद में रहने वाला किस तरह अयाशी की जिंदगी गुजार रहा है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन उधर से बढ़ रही है। ठीक है। इसी तरह सोशल मीडिया को लोग देखते हैं, उस पे फिर मगरब और यूरोप से अपने इलाके का मुवाजना करते हैं, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा जो आंसर है वो तो हमारा तालीमी निज़ाम है कि उसमें तालीम, वो भी खैर बराए नाम है, लेकिन तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है। और जब तक तालीमी निज़ाम हमारा तरबियत पे उस्तवार नहीं हो जाता तो हमारी सोसाइटी नॉर्मल नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाकियों से उनके सवाल जानेंगे। वेलकम बैक। फ़खर दुरानी साहब से सवाल करते हैं। फ़खर साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि कल भारत ने पाकिस्तान से सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक उनको पेशगी तला देने के लिए 2 राब्ते किए। ये सिफारती राब्ते थे और सिंध तास मुआहिदा आपको पता है भारत कह चुका है अबेंस में है। तो सिंध तास मुआहिदा अबेंस में, लेकिन सिफारती राब्ते, इसका क्या मतलब लिया जाए और इसके पीछे भारत का मकसद क्या हो सकता है? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसके तहत, इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक हर साल पानी का कितना अखराज किया जाना है, कब किया जाना है, कैसे किया जाना है, ये सारा जो डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती थी दोनों ममालिक की इंडस वाटर कमीशन के ज़रिए। दोनों ममालिक के जो नुमाइंदे थे वो एक दूसरे के साथ सालाना बुनियाद के ऊपर ये डाटा सारा शेयर करते थे। इस मरतबा भारत ने ये बाईपास किया है क्योंकि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेंस में रखा गया है। अब इसके पीछे जो मकासद हैं भारत के, एक तो पहली बात तो ये है कि ये इसने जो इस मरतबा सिफारती सतह पर ये वो किया है, इसका ये डेलिब्रेट एक भारत की तरफ से अटैम्प्ट की गई है और ये कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि इंडस वाटर ट्रीटी को इररेलेवेंट बनाने के लिए कि ये एक फ्यूचर के लिए प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि एक तो ये जो भारत का अपना एक जो फैसला उनकी तरफ से किया गया था कि वो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बहाल नहीं करेंगे, उस वजह से ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। और दूसरा उसके साथ साथ ये सियासी जो सफारती सतह पे भी सियासत खेल रहे हैं और ये पाकिस्तान के ये एक प्रेसिडेंट सेट करके कि मुकम्मल तौर के ऊपर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको गैर वो कर दिया जाए, इसको फ़ाल कर दिया जाए। और तीसरा जो है एक वो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए भी कि देखो भारत तो जंग होने के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ ये फ्लड के हवाले से और इस हवाले से इंफॉर्मेशन टाइमली शेयर करके ये पाकिस्तान के ऊपर ये उसने एहसान दिखाने के लिए भी किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये अगर भारत ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया और इसको तस्लीम कर लिया, जो सिफारती सतह पे ही ये जो इन्फॉर्मेशन को इन्होंने कबूल कर लिया पाकिस्तान ने, तो ये एक बड़ा बुरा प्रेसिडेंट होगा। पाकिस्तान को इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करना चाहिए। और दूसरा ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो उनके ऊपर इस मामले को उठाना चाहिए, एक तो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी और ये कि भारत किस तरह से बाईपास कर रहा है ये ट्रीटी को। ठीक है फ़खर दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया। रीमा उमर साहिबा, आपसे सवाल किया जा रहा है, कल जो फैसला आया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का, उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज समेत दीगर मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। रीमा उमर से सवाल है कि आप इस फैसले को कैसे, आई थिंक इस फैसले में कीवर्ड मिसिंग है, राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के इल्ज़ाम जुर्म में ये सज़ा सुनाई गई है। अब तज्जिया तबसरा कर दीजिए रीमा। जी अलीना, राना सनाउल्लाह साहब का डेरा, अब सवाल ये उठता है कि नैरेटिव तो ये था कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया जाएगा, लेकिन राना सनाउल्लाह का डेरा कैसे बन गया उसी साजिश का हिस्सा। लेकिन जो जज साहब है, इनका फैसला बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है, बहुत पॉलिटिकली लोडेड एनालिसिस है उसमें, ऐसा जैसा हम रिपोर्ट कार्ड में करते हैं। उसमें रीजनिंग जो है वो मुझे कम नजर आई। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ये लिखा है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, कि पीटीआई ने इस तरह की ब्रेन वॉशिंग की इमरान खान साहब ने अपने सपोर्टर्स की कि उन्हें लगता था कि सिर्फ वही हक में है, सच वही बोलते हैं, सिर्फ वही लेजिटिमेट है, इसलिए उन्होंने उस नशे में एक तरह से आके उस फर्वर में पूरे मुल्क में जो है वो अफरा तफरी की सूरत हाल जो है वो बना दी। इस तरह की बहुत सी बातें हैं मेरा ख्याल है जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले ही ये जो जजमेंट्स हैं इतने सवालिया निशान हैं इनके ऊपर, इनकी जो जिस तरह से लीगल रीजनिंग की गई है, जिस तरह की सजाएं दी गई हैं उस पर, तो आपने मजीद ही कंट्रोवर्शियल बना दिया इस तरह पॉलिटिकल बातें करके अपने फैसले में। तो ये पहली बात। दूसरी, इसकी जो बाय एंड लार्ज
ये जो सब आप देखें जजमेंट्स जो ATCs की आई हैं, उसमें जो फैक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, उसमें कैटेगराइज किया गया है जो मुजरिम हैं उन्हें, जो लीडरशिप है PTI की उनको सजाएं हुई हैं कि आप कंस्पिरेसी में मुलव्विस थे या आपने अबेट किया जो भी जुराइम हुए 9 मई को, ठीक है। और उसका जो एविडेंस है, बाकी एविडेंस तो बहुत ज्यादा है कि जिन लोगों ने एक्चुअली हमला किया है, जो लोग मौजूद थे उन साइट्स पे, इस पे भी वही है, लेकिन इसका जो एविडेंस है वो वही है। 3 पुलिस के विटनेसेस, एक जिन्होंने चक्री में 4 मई को और 2 जिन्होंने जमान पार्क में 7 और 9 मई को कहा कि वो भेस बदल के गए, और उन्होंने जो मीटिंग्स थी, चक्री वाली मेरा ख्याल है जूम पे भी थी, उस पे लोग आए, इस फैसले में उसका जिक्र है कि जूम पे भी लोगों ने ज्वाइन किया, और जो जमान पार्क वाली है वो इन पर्सन मेरा ख्याल है वो वहां पे हैच हुई। तो चाहे आप साइट्स पे मौजूद नहीं थे, जो मोटिव है वो वहीं से जो है अदालतों ने उसको माना है कि मोटिव उन मीटिंग से आता है। अब आप खुद सोच लें कि सिर्फ यही आपके पास एविडेंस है, और हुकूमत के लोग नुमाइंदे जो आके इन जजमेंट्स को डिफेंड कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं बहुत सा और भी एविडेंस था, उसका ऐसे जिक्र किया गया इन पासिंग के, ट्वीट्स भी हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं की गई। तो मुझे नहीं मालूम कौन सी सोशल मीडिया पोस्ट थी जो इंस्टिगेशन या मोटिव आपको दिखाती है। एक आखिरी बात अलीना, ये शुरू से मैंने आपके प्रोग्राम में रेज की है बात कि जो नैरेटिव था वो म्यूटनी का था, लेकिन जब से लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हुई हैं किसी फैसले में म्यूटनी का जिक्र नहीं है, इस फैसले में भी म्यूटनी का जिक्र नहीं है। यही कहा गया है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे मुल्क में बनानी थी, अपने हुकूमत पे इतना प्रेशर डालना था कि वो इमरान खान को रिलीज करे, इसलिए मिलिट्री और हुकूमत के इंस्टॉलेशंस पे हमले करने थे। ये इस फैसले में है, कोई म्यूटनी का जिक्र नहीं है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो दिखाती है कि आपने फौज के अंदर इस तरह की म्यूटनी जो है करने ये किया। जी अच्छा रीमा, एक और चीज़, आपने अभी ट्वीट्स का हवाला दिया, तो दिलचस्प बात तो ये है कि हम लोगों ने खुद भी देखा, जिस दौरान हम सारा का सारा होते हुए देख रहे थे, कुछ ऐसे रहनुमाओं की ट्वीट्स थी जिनको इस जुमरे में लिया जा सकता है कि शायद लोगों को तैश दिलाने, जैसे मैं नाम ले लेती हूँ फवाद चौधरी वगैरह, हम लोगों ने मीडिया पर भी कई दफ़ा बैठ के उसकी बात की, लेकिन फवाद चौधरी वगैरह जिनकी ऐसी ट्वीट्स थी उनको तो बरियत मिल गई। जी, तो ये तो और भी अजीब है। इन्होंने भी कहा है कि एक विटनेस ने जो है वो एक और गवाह प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने कहा नहीं वो तो इस्लामाबाद क्लब में थे, खाना खा रहे थे, वही बात है। लेकिन देखिए लीना, 2 चीजें हैं, उसको मेरे ख्याल डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। हम इस शो पे जजेस नहीं हैं, हम एक ट्वीट को देख के कह सकते हैं अपने डिस्कोर्स के लिए हमें लग रहा है इंस्टिगेशन है, लेकिन जब आप उसको अदालत में रेज करते हैं एज एविडेंस, तो आपने दिखाना होता है इसका वेट इतना है, बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको मीट करने होते हैं दिखाने के लिए कि ये इंस्टिगेशन और यहाँ पे वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान का इल्जाम है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। इसको ये दिखाना कि वो जो ट्वीट्स हैं वो इंस्टिगेशन है टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ये आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, उसको हम अपने शो की डिस्कशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम तो कह सकते हैं कि ये बुरा है, ये अनएथिकल है, ये अनप्रोफेशनल है, ये किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं ऐसी ट्वीट करनी चाहिए। अदालत ने फैसला करना है कि क्या ये लीगली इंस्टिगेशन है और वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान उसके लिए है कि नहीं। जी ठीक है जी, और वो अदालत ने नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, नोटेड। थैंक यू सो मच। आज प्रोग्राम में इतना ही वक्त था, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।